हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एज यू नो दैट अभी हम लोग एसएससी जेई के लास्ट 16 ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज। ये आपका लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा। आपको रेगुलर क्लास देखने को मिलता है इवनिंग में 7 बजे के बाद आपको देखने को मिलेगा या तो 7:30 या 8 या 9, यानी कि आपको डेली क्लास जरूर देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग लास्ट 16 साल के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। अभी हम लोग जिस सब्जेक्ट को सॉल्यूशन कर रहे हैं दैट इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखो डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा कि इस लेक्चर सीरीज को अगर आप कंप्लीट देखिएगा तो सिर्फ आपको एसएससी जेई का पेपर ही नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिवीजन मैं आप लोगों को करा दूंगा। बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करता हूँ, उससे रिलेटेड सारे थ्योरी भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक क्लास में आप सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखते हो, इसके अलावा बहुत सारे थ्योरी भी सीखते हो। ठीक है, तो आप इस सीरीज को अगर कंप्लीट देखिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग का कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिवीजन करा दूंगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। यानी कि एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 16 साल का, सारा का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, एंड साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट आपको रिवीजन भी हो जाएगा। एंड उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ तो उस यानी कि उस पर्टिकुलर आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसमें कितने चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं लिख देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग आपका 11 चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये एसएससी, आरआरबी, स्टेट लेवल, एजे, पीएसयू हर जगह पूछा जाता है। अब यहां से कौन कौन सा जो चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसएससी के टर्म में, तो जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे मैं आपको यहाँ पे लिखते हुए चलूंगा कि भाई किस चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये पता चलेगा कि उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हो फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मोमेंट, कपल, फ्रिक्शन, सेंट्रोइड, ट्रस से कितना क्वेश्चन पूछा गया है पूरा का पूरा लिखते चलेंगे, तो आपको ये भी आइडिया पता चलेगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज कौन सा चैप्टर वगैरह मुझे पढ़ना है। समझ आया? तो काफी आपको इफेक्टिव ये आप लोग का कोर्स होने वाला है। तो चलिए, एंड जैसे मैंने कहा ये आपका 3rd लेक्चर है, तो अगर अभी तक आप दोनों लेक्चर नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट करना, वहां से आपको मिल जाएगा। दोनों लेक्चर देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, काफी अच्छा मैं बेसिक तरीके से समझाऊं। अच्छा, एक में आप लोग जो कमेंट वगैरह करते हो, देखिए और एक मैं ये बताना चाहूंगा, आप लोग कमेंट करते हो तो मैं कमेंट देखूंगा। ठीक है, हाँ एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जितने भी लड़के कमेंट कर रहे हैं मैं पढ़ाई में ध्यान दूंगा। ठीक है, देखो कमेंट क्या होता है, आप अभी लाइव हो, मैं आपके साथ कमेंट का रिप्लाई करूंगा, बात करने लगूंगा। जो लड़का 1 दिन के बाद देखता है, 2 दिन के बाद देखता है, बहुत सारे स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाते हैं, मैं ये बात देखता हूं। ठीक है, लाइव अगर 20 रहते 40 रहते हैं लेकिन व्यू तो हजारों जाता है, तो लड़का बाद में भी देखता है। तो वो जो कमेंट में डिस्कस करते हैं ना, वो उसके लिए फायदेमंद नहीं है ना। हाँ, आप क्वेश्चन का आंसर करो, सबको आंसर करना, मैं उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बता दूंगा, वेरी गुड ये, वेरी गुड वो, और कोई डाउट भी रहे तो मैं कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों का टाइम का मैं रिस्पेक्ट करूंगा। हाँ, शुरू में जो ये चीज बताता हूं बिकॉज ये न्यू अभी लेक्चर है, 3-4 लेक्चर तक मैं थोड़ा बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करूंगा और पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं जो 1 घंटा आप लोग को पढ़ाऊं, शुरू में जो भी 5 मिनट में आपको बात करूंगा, उसके बाद जो भी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, प्योर 1 घंटा स्टडी हम लोग करेंगे विदाउट और कोई चीज। बिकॉज कमेंट का मैं बाद में भी रिप्लाई कर सकता हूं, डाउट आप लोग का बाद में भी ले सकता हूं, बाद में कमेंट में देख के उसका आंसर मैं कर ही दूंगा। समझ आया? चलिए, तो एंड फटाफट आप लोग शेयर कीजिए जितने भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़का जुड़े और पार्टिसिपेट करे। आपको भी पता चलेगा कि कितना लड़का क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है। तो आप लोग शेयर क्या करो, एक बार में अगर 40 बच्चा देखता है और कमेंट वहां से आता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर जितना लड़का देता है, तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल का प्रिपरेशन आपका है, आप कितना पानी में हो। ठीक है, और सभी बच्चा पार्टिसिपेट करो। क्वेश्चन को जैसे मैं लगाऊंगा, पॉज करके आप आंसर पहले आप खुद लो। ठीक है, बाकी मैं सॉल्यूशन तो आप लोग को बताऊंगा ही, इजंट इट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, और लेट मी स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग है, तो बहुत सारे बच्चों मेरे बारे में नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। माय नेम उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट लेवल एजेई एंड गेट एंड पीएसयू एग्जाम्स, मेंटोर मोर देन 1 लाख प्लस स्टूडेंट, 5 ईयर प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ। इसका अगर मैं बात करूंगा तो मैं 2 टाइम गेट को क्वालिफाई कर चुका हूं विथ ऑल इंडिया रैंक, एंड एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड यूपीएससी क्वालिफाइड। तो दीज आर माई क्रेडेंशियल इंट्रोडक्शन। आई होप सो कि इससे आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया मेरे बारे में पता चल गया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चा कभी भी आप लोग किसी भी टीचर से ये मत देखना कि वो उसका क्या डिग्री है, क्या उखाड़ा है। इंपॉर्टेंट ये है
कि वो आप तक मैसेज पहुंचा पा रहा है कि नहीं, यानी कि जो वो पढ़ा रहा है वो आप तक समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी जाकर वो अच्छा टीचर है। अदरवाइज वो कितने भी चीज़ें किया है, कितना भी चीज़ें वो फोड़ा है, उससे मैटर नहीं करता है। क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं जो बहुत अच्छा वो एजुकेटेड रहता है लेकिन सामने तक जो बात है वो पहुंचा नहीं पाता, समझाने का स्किल नहीं होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं यही ट्राई करता हूं कि आसान से आसान भाषा में समझाऊं और आप लोग तक बात पहुंचूं। चलिए, ये क्या डाटा है, ये डाटा देख सकते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जो हम लोग ऑल चैप्टर वाइज यहाँ पे देख रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसका वेटेज चेक करने के लिए मैं डाटा रखता हूँ। इसमें हम लोग लास्ट 16 साल यानी 2017 से लेकर 2021 लगभग आपका 15 साल के आसपास होगा, तो 16 साल के पेपर हम लोग देख रहे हैं। 2022 लेकर बात करूंगा, तो उसमें से आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब चैप्टर में लिख दिया हूं। यानी कि इन सभी चैप्टर से आपके ऑल स्टेट लेवल एजे या सेंट्रल लेवल एजे, इसरो, डीआरडीओ या पीएसयू में क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ एसएससी जेईई में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट 16 साल में, ये आपको पता चलेगा। जैसे मैं लिख दिया हूं कि लास्ट 16 साल में फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से 31 क्वेश्चन पूछा गया है। इस बेसिस पे जैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे, मैं आप लोग को और बताते हुए चलूंगा और आप लोग को पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है और कौन सा मेरा जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, तो काफी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए ये मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से 31, आप देखिएगा मोमेंट से ओनली 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह फ्रिक्शन से बात करेंगे तो मैं आगे बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मोमेंट एंड कपल से मात्र 2 तो उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। लेकिन हाँ 31 क्वेश्चन गया पूछा गया फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से, तो ये मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फॉर एसएससी जेईई, समझ आए। तो ये काफी हेल्प करेगा और इतना मेहनत करके कोई नहीं जो है डिजाइन करता है, मैं आप लोगों के लिए किया हूं, तो आई होप सो कि ये भी आप लोग को मजा लगा होगा। अच्छा, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, चलिए पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं कि अभी तक 2 लेक्चर आ चुका है, तो 2 लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिए थे, तो आज हम लोग करेंगे 21 से। थोड़ा सा आप जान लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ लास्ट, उसके बाद हम लोग करेंगे पढ़ाई, तब तक आप लोग आंसर इसका कर सकते हो। देखिए अभी मैं एक जो कुछ बच्चा कर रहा था कि सर 1 घंटा का क्लास लीजिए और कम से कम 20 से लेकर 25 क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिए, करिए। देखिए 1 घंटा में ना हो सकता है कभी 25 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दे, कभी 20 कर दे, कभी 15 कर दे, कभी 10 भी कर दे। आप टाइम को लेके मत चलो, आप जो पढ़ो ना आप देखो कि क्वालिटी क्या मिल रहा है पढ़ाई का। अगर आप ये सोचोगे कि 1 घंटा में सर इस बार आज जो है 10 ही क्वेश्चन बनाए, कभी 30 क्वेश्चन बना लिए तो बहुत अच्छा क्लास रहा, ऐसा नहीं, उसमें मत जाओ। ठीक है, मैं चाहूँ तो 1 घंटा में 50 क्वेश्चन भी सोल्यूशन करा सकता हूँ, 100 भी, लेकिन आप देखो कि भाई समझ रहे हो कि रट रहे हो। समझ के पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके क्वालिफाई करोगे। अदरवाइज तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो पूरा का एसएससी जेईई 4 दिन में खा जाता है। ठीक है, दिन रात पढ़ेगा रट जाएगा, क्या उसका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। जब तक हर क्वेश्चन को आप डीपली नहीं समझोगे, उसका थ्योरी नहीं समझोगे, उसका ऑप्शन जो वो दिया गया क्यों दिया गया है उसको नहीं समझोगे, तो कोई फायदा नहीं है सॉल्यूशन देखने का। फिर आप बुक उठाओ और रट रहो, आंसर तो उसमें भी मिल जाता है, फिर आप मेरा सॉल्यूशन क्यों देख रहे हो? तो यहाँ पे मैं 1 घंटा में जितना क्वेश्चन, कभी 8, कभी 6, कभी 10, कभी 15, कभी 20 भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा। और एक चीज आप जो बोल रहे हो फास्ट वाला कराओ, देखो मैं वो भी करा दूंगा, फास्ट ट्रैक करके या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके एक मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा इसी तरह का एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन का। कब? एग्जाम से 20 दिन या फिर 1 महीना पहले। ठीक है, उसमें मैं क्या करा दूंगा, 1.5 घंटा में या 2 घंटा में कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और 2 घंटा में कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स, और फास्ट फॉरवर्ड में इसका आंसर क्या भाई ये होगा, क्यों होगा थोड़ा बताएंगे, फिर आगे थोड़ा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे, और 1-1 घंटा में 50-60 क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दूंगा। उसका वेट करो, लेकिन अभी हम लोग के पास टाइम है 2-3 मंथ, तो अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, समझ आए। चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए इतना मैं जो आप लोग से डिस्कस करा, अगर आप लोग को टाइम जो है वेस्ट हो रहा है तो मुझे माफ करना, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, और आप लोग भी ट्राई करिए। आई होप सो अभी तक आप इसको पढ़ लिए होंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखो एक चीज मैं पहले इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम लोग समझ रहे हैं टाइम लेके। क्या कहा गया, एक बाज इज पुल्ड बाय 2 टग बोट्स। अब यहाँ पे एक बाज क्या होता है और ये टग बोट्स क्या होता है, उसको पहले समझो। मैं यहाँ पे फिगर वाइज समझाने का ट्राई किया हूँ। देखो ये आपका बाज है, BRG, इसको बाज कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये बेसिकली बोट होता है जो नेरो पतला सा होता है और फ्लैट होता है, नीचे जो होता है ना फ्लैट होता है, आप देख सकते हो एकदम फ्लैट है। तो यहाँ पे मैं उसका डेफिनेशन भी लिख दिया हूँ, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। अ लॉन्ग, लंबा नेरो बोट होता है, लंबा और नेरो बोट होता है विथ फ्लैट बॉटम। जो बॉटम उसका होता है ना, निचला स्तर जो जिसमें पानी में रहता है वो बहुत ही फ्लैट रहता है, नेरो और लंबा रहता है, उसको हम लोग बाज कहते हैं। ठीक है, ये यूज क्या किया जाता है,
लोड को कैरी करने में, आदमियों को कैरी करने में, कहाँ, कैनाल में या रिवर में, नदी वगैरह में इसको क्या किया जाता है, कैरी करने में। ये इंडिया में कम चलता है, लेकिन आप कंट्री अदर कंट्रीज में देखोगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। यूएसए तरफ, रशिया तरफ, पुर्तगाल तरफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसको कभी कभी क्या होता है कि मान लो खराब हो गया है ना, या फिर कुछ और कंडीशन, ऐसा कुछ मैकेनिकल फेलियर हो गया, उस केस में एक टगबोट होता है जो इसको कंप्लीट को, मान लो खराब हो गया, वो चलना बंद हो गया उसका मशीन, अब उसको ले जाना है भाई, साइड ले जाना है। तो साइड ले जाने के लिए क्या कर रहा है, एक टगबोट होता है, उसको खींच के ले जाता है। ये बेसिकली बहुत ही छोटा रहता है, लेकिन इसके अंदर जो मशीन रहता है वो पावरफुल होता है। तो एक स्मॉल लेकिन पावरफुल वाटर क्राफ्ट होता है जो यूज करता है टो करने में या पुश करने में। जैसा आप देखते हो ना, जो कार वगैरह को उठा के टो करके ले जाता है, ट्रैफिक चलाने वगैरह काटता है, तो सिंपली समझ लो ये उठा के तो नहीं ले जाता, खींच के ले जाता है। तो छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल वाटर क्राफ्ट होता है। तो यहाँ पे बाज और टगबोट का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देख सकते हो एक वायर जा रहा है, एक देखो इस वायर से जो है इसको खींच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों तरफ क्या होगा, टेंशन लगेगा, टी टेंशन लगेगा। तो बस यही चीज यहाँ का कहा गया है कि एक मेरा जो बाज है और दो मेरा टगबोट है, दोनों तरफ से खींच के ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये बाज यहाँ पे कहा गया ना, तो बेसिकली समझ लो ये क्या है मेरा, यहाँ पे एक बोट है, एक फ्लैट लॉन्ग बोट है, फ्लैट बॉटम वाला। अब इसको खींच रहा है दो टगबोट, F1 फोर्स लगा के और F2 फोर्स लगा के, ये दोनों का मेरा टगबोट है जो इसको खींच रहा है, खींच के ले जा रहा है। तो अगर खींच रहा है तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे क्या होगा, टेंशन आएगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा, ठीक है, टेंशन लगेगा, ओके, इतना टेंशन लगेगा। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बाज इज पुल्ड बाय टू टगबोट्स, यानी कि एक बाज, एक नाव को, सिंपल यहाँ पे बोल दो एक बोट को, ठीक है, एक बोट को दो टगबोट्स के द्वारा खींचा जा रहा, पुल किया जा रहा है, पुश धक्का, पुल खींचना, खींचा जा रहा है, एज सोन इन फिगर, ओके। कह रहा द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्सर्ट बाय अ टगबोट इज, इन दोनों का रिजल्टेंट, ऑब्वियसली बात है दो फोर्स है F1 एंड F2, तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसका रिजल्टेंट बीच में आर निकलता है। इसको कैसे निकाले, बहुत तरीका है ना, लेमिस थ्योरम से आप निकाल लो, या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स से आप निकाल सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हो, ठीक है। पैरेललोग्राम बना के उसका डायगोनल से मुझे रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट बता दिया गया है कि रिजल्टेंट इसका कितना निकल रहा है, 1000 kg। इन दोनों टगबोट्स का रिजल्टेंट मुझे 1000 kg यहाँ पे दिया गया, ओके। तो आपसे ये कह रहा, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ थीटा, कौन सा थीटा, ये टगबोट और रिजल्टेंट के बीच में एक आपका एंगल दिया गया 30 डिग्री, एक दिया गया थीटा। तो आपको कहा गया कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, सो दैट द टेंशन इन रोप 2 इज मिनिमम, ताकि मेरा 2 में मिनिमम से मिनिमम मेरा टेंशन लगे। करेंगे मतलब मान लो कि F2 का जो है ना उतना पावरफुल नहीं है, ये मेरा पावरफुल उतना नहीं है, लो पावर है, और ये हाई पावर का है। तो पहला मेरा जो टगबोट है वो हाई पावर का, वो ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन सेकंड वाला कम पावर का, तो उसमें टेंशन कम लगेगा। तो क्या ऐसा यहाँ कितना एंगल लगेगा कि मुझे कम से कम फोर्स ला के उसको खींचेंगे लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नजर आएगा, समझ आए। तो आपको बस ये बोला गया कि मिनिमम मेरा होना चाहिए। तो मिनिमम के लिए बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा, बस यही कहा गया है। अब बात समझ में है, चलिए तो हम लोग इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। काफ़ी बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग डरो नहीं क्वेश्चन को देख के, मैं टाइम जरूर लूंगा लेकिन मैं इतना अच्छा से समझा दूंगा कि आप लोग फट से समझ जाओगे। देखो इसमें क्या करना, सिंपल ना, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का यूज करना। अब आप देख सकते हो ये एंगल में F1 जा रहा ना, तो क्या मैं इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता हूँ सम ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, बिल्कुल कर सकता हूँ सर। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले सबको मिटाता हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक तब जो आंसर लड़का दे रहा वेरी गुड, और जो नहीं दे रहा उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये एक इधर रिजल्व करेंगे, सम ऑफ वर्टिकल एंड सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये हम लोग F1 का निकालना है। अब देखो मैंने कहा था कि F1 जिसके साथ एंगल टच कर रहा है उधर कॉस बनता है, तो देखो कॉस हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, टच कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा F1 cos 30, और ये क्या आ जाएगा F1 sin 30, इजंट इट। अब देखो F2 भी आ रहा है, इसको भी रिजॉल्व करेंगे दोनों तरफ से। एक मेरा जाएगा किधर, इसी डायरेक्शन में एक जाएगा, ठीक है, एक जाएगा नीचे डायरेक्शन पे। फिर से एंगल किसके साथ बना रहा, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा F2 cos थीटा, एंड नीचे क्या आ जाएगा मेरा F2 sin थीटा। अब क्या आ रहा है, सम ऑफ x एंड सम ऑफ y निकाल लेंगे, वहां से मुझे F1 F2 का वैल्यू निकल जाएगा। फिर मिनिमम करने के लिए जो नीचे रहता है उसको हम लोग मैक्सिमम रख लेंगे, मैं समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है। किसी भी चीज जैसे मैं बताऊँ अभी क्या यहाँ बोला फॉर, अभी नहीं, अभी आप लोग का क्या बात कर रहे हैं सर। अब देखो सम ऑफ मैं FZ निकालता हूँ, यहीं पे मैं करता हूँ, ठीक है। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल क्या होता है सर, जो लेटा हुआ रहता है, तो लेटा हुआ क्या क्या आपको लग रहा है, यहाँ पे F1 और F2 और आपका 1000, ये तीन चीज है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए,
जो रिजल्टेंट यहाँ पे 1000 kg लिया गया, ये तो इधर खींच रहा है, तो टेंशन लग रहा है। मान लो एक चीज है, एक मेरे यहाँ पे बोट है, ये मेरा क्या बोट है या बाज है, और यहाँ में मेरा एक टग बोट है। इन दोनों अगर खींच रहा है इसको, तो इधर से भी तो लगेगा टेंशन, दोनों तरफ टेंशन लगेगा, इजंट इट लगेगा। तो ये 100 kg इधर अगर रिजल्टेंट है, तो उसके जस्ट अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑब्वियसली बात है नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मेरा लगेगा, ठीक है। तो यानी कि 1000 kg अगर इस डायरेक्शन में दिया गया है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन पे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, समझे कि नहीं मैंने क्या कहा सो, तो यानी इन दोनों का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे हो जाएगा। तो मैं रेड से भी दिखा देता हूं, ऐसे कुछ होगा, एंड एफ टी का भी वैल्यू किधर होगा, इस डायरेक्शन पे होगा इन दोनों का। इट मीन्स उधर जा रहा कुछ, इधर जा रहा तो यानी कि F1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आप ही बताना लिख सकते हैं कि नहीं, कि भाई F1 cos 30 प्लस F2 cos थीटा इज इक्वल टू 1000। कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब बात करेंगे क्या, सम ऑफ वर्टिकल ले लेते हैं। सम ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल में क्या क्या दिख रहा है, एक सर मेरा वर्टिकल है ऊपर तरफ, एक तरफ नीचे तरफ है, तो दोनों आप देख सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा डियर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई F1 एक sin 30 ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, एक नीचे तरफ, तो इज इक्वल टू कर देते हैं F2 sin 30 कर दिए, और ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। बस यही करना था, बस सॉल्यूशन हो गया। इसको समझाने के लिए, मैं पूरा क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना मेहनत करा। अब इसको क्या करना, कुछ नहीं, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग को बस सॉल्यूशन लाना है F1 F2 का, बाकी मिनिमम करने के लिए मैं आपको बताऊंगा तरीका, ठीक है। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू दैट, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी F1 का वैल्यू लाओ और F2 में वैल्यू पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कि डियर, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना एक काम करना था, यहाँ से निकालना था। अच्छा चलो मैं यहीं पे शॉर्ट में कर देता हूँ। अगर इस सेकंड वाले इक्वेशन से मैं एक काम करता हूँ, F1 निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2 साइन 30 और डिवाइड बाई साइन 30 लिख ही सकते हैं ना। मैंने क्या करा, इसको नीचे कर दिया, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा क्या अब, और जो भी वैल्यू आया ना, इसको हम लोग इक्वेशन 1 पे वैल्यू पे पुट कर देंगे, वही मैं कर रहा हूँ। तो F1 के जगह में हम लोग ये पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, कर दे रहे हैं, कर दीजिए सर। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि F2 एक काम मैं करूँ, अलग पेज में मैं बनाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अलग पेज लेके यहाँ बनाता हूँ, ओके। नहीं तो हाँ ठीक है, देख लेते हैं अलग पेज में हम लोग का जगह है क्या। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह यहाँ पे ले लेता हूँ, एक सेकंड, मुझे थोड़ा पसीना आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे, चलिए इसको बनाइए। अब इसको कुछ नहीं करना है, चाहे तो ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू कहा गया ना, मिनिमम वैल्यू कैसे आएगा, मैं वो एक चीज़ बताना चाहूँगा। उसमें बच्चा को थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि सर जो कहा गया है ना कि फॉर मिनिमम टेंशन के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, उसको क्या करना, बस उसी के लिए यहाँ पे बताऊँगा। अदरवाइज इसमें इस क्वेश्चन में अब जान जो है वो है नहीं। तो चलो मैं ना एक काम करता हूँ ना, यही बता देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, F2 साइन 30 डिवाइड बाय आ जाएगा मेरा क्या, साइन 30 इंटू, देखो यहाँ पे cos 30 भी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं cos 30, ठीक है, और प्लस आ जाएगा मेरा F2 cos थीटा इक्वल टू 1000। क्या आ गया मेरा, 1000 आ गया, ओके। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको क्या करना आप लोग कैलकुलेट करना, जैसे कि साइन 30 है, तो साइन 30 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो अब यहाँ भी साइन 30 आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फिर मैं कर सकता हूँ भाई F2 साइन 30 इंटू cos 30, ठीक है, और प्लस आ जाता है मेरा क्या, F2 cos 30 एंड साइन 30 भी आ जाएगा, साइन 30 एंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 इंटू साइन 30, यही आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, क्या इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है, समझ आ रहा है आप लोग को, बताइए आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ गुड। तो इसी तरह से आप लोग को करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई F2 यहाँ भी है, F2 यहाँ भी है, दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे कॉमन लेके चलूँ, एक काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा जो है ना इसको उठा के लेके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे जो ना है आप लोग का कट सकता है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कट कर ले रहा हूँ, पूरा कट हो गया, चलो नाइस। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ, चलिए एक्स्ट्रा पेज में ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओके।
चलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। अच्छा पूरा ही हटा देता हूँ, जब मैं लिखूँगा तो अच्छे से थोड़ा लिख दूँगा। मैं पूरा इक्वेशन आप लोग को लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा आप लोग टाइम दीजिए यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने क्या करा था वहाँ पे, आपका था क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ यहाँ से क्या था, f1 cos 30। ये इक्वेशन फर्स्ट का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ले रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में मेरा क्या था, ये था f1 cos 30 प्लस f2 cos 30 इज इक्वल टू 1000 था। और यहाँ पे जो मेरा f2 का आया था, f2 हम लोग क्या निकाले थे, देखो यहाँ पे f2 क्या निकाले थे, मैं दिखा देता हूँ। f2 निकाले थे दिस मच, है ना, f1 निकाले थे, सॉरी। तो f1 इक्वल टू हम लोग निकाले क्या है, f1 इक्वल टू निकाले हैं f2 साइन 30, साइन थीटा था मेरा, एंड डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाता साइन 30। इसको मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, तो इसके जगह में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे f2 साइन 30। देखो सीखने में तो टाइम लगेगा ही, और मैं यहाँ पे एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग को समझा रहा हूँ, तो मुझे आप लोग को टाइम देना भी मुझे पड़ेगा। अगर आप लोग जल्दबाजी करोगे तब तो नहीं होगा डियर, ठीक है। इतना हो गया, बेसिक कैलकुलेशन में मैं एक करके चल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी टाइम के बाद पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करें, इस साइन 30 को मुझे हटाना है, तो साइन 30 को हटाने के लिए एलसीएम लेते हैं ना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ भी 1 लेंगे तो इन दोनों साइन 30 आ जाएगा, फिर साइन 30 उधर चल जाएगा और इंटू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, f2 साइन थीटा, फिर आ जाएगा मेरा cos 30 प्लस f2 cos 30, और ये साइन 30 भी आ जाएगा, साइन 30 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 1000 इंटू साइन 30, इजंट इट। ये मेरा बन गया। अब इतना हो जाने के बाद मेरे f2 दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे f2 को यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से f2 को कॉमन। तो f2 कॉमन आ जाने के बाद बचेगा क्या मेरा, यहाँ बचेगा साइन 30, फिर बचेगा मेरा cos 30, साइन थीटा और cos 30, प्लस यहाँ बचेगा मेरा cos एक सेकंड, cos यहाँ पे एक थीटा होना चाहिए, 30 तो नहीं होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे cos जो है ना थीटा है, मैंने 30 वहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ 30 नहीं थीटा होगा। जब आप अब अभी आपको अगर ये लग रहा है कि सर आपको कैसे पता चला कहाँ पे ये चीज़ नहीं हुआ, तो जब आप सॉल्यूशन करना सीख जाओगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपने जो है वो गलत करा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा, यहाँ भी थीटा, है ना, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका थीटा, यहाँ भी हो जाएगा मेरा थीटा। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा cos थीटा एंड साइन 30, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो जैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे 1000 इंटू 1/2, तो ये 500 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 500 लिख देता हूँ, इतना लिख दिया। अब नाउ f2 इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि भाई f2 साइन 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 500, ठीक है। एंड f2 इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 500 डिवाइड बाई साइन 30 प्लस थीटा। बस यही मेरा आगे, इतना मेरा फाइनल यहाँ पे निकला। क्या निकल गया, इतना मेरा निकल गया, ये वैल्यू मैं यहाँ पे लाया, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब यहाँ पे बोला क्या गया, फॉर मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या, f2 को मुझे मिनिमम चाहिए, ये मुझे मिनिमम चाहिए। तो अगर मुझे ये मिनिमम चाहिए तो नीचे वाला जो वैल्यू है इसको मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा। जैसे मैक्सिमम करेंगे ऑटोमेटिक मेरा f2 जो है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ये कैसे होगा आप समझो, मैं यहाँ पे करता हूँ ना कि मान लो यहाँ पे है x डिवाइड बाई वाई, x डिवाइड बाई वाई है, और x में मैं वैल्यू लेता हूँ 10, और यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ कुछ क्या। अब मुझे क्या चाहिए, क्या मान लो कि कुछ है मेरा z इक्वल टू x बाई वाई है। अब z का वैल्यू मुझे ज़्यादा चाहिए, इसका वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो ये सॉरी इसका वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए। तो इस मिनिमम के लिए y का वैल्यू मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा। कैसे, प्रैक्टिकल समझो। मैं मान लो तो 10/10 मैंने कर दिया, तो 10/10 कर दिया तो कितना आया मेरा, 1 आया। तो देखो यहाँ पे 10 मैंने करा, मैंने मैक्सिमम करा, तब यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट वैल्यू निकला वो मेरा मिनिमम निकला। अगर मैं यहाँ पे 10 ना नीचे 10 ना लेकर 5 लेता हूँ, तो देखना यहाँ पे वैल्यू कैसे मेरा जो है वो मेरा देखना यहाँ पे 5 अब ले लेता है। कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। जैसे मैंने 5 करा, मतलब यहाँ मैक्सिमम ना वैल्यू की वैल्यू मैंने इस बार क्या ले लिया, मिनिमम ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम ले लेता हूँ तो 5 दूनी के 10, देखो यहाँ पे मेरा बढ़ गया। इट मीन्स अगर मेरा रिजल्ट जो निकल रहा वो मुझे मिनिमम चाहिए तो नीचे वाला मेरा मैक्सिमम लेना पड़ेगा। यहाँ समझ आए, इसीलिए कहा कि भाई अगर f2 मुझे मिनिमम चाहिए तो साइन
30 प्लस थीटा मेरा मैक्सिमम होना चाहिए। तो बस वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है, वही चीज़ मैं क्या करूँगा यहाँ पे करूँगा, ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं करूँगा भाई कि भाई साइन 30 प्लस थीटा, और ये कब मेरा मिनिमम होगा, किस साइन थीटा के किस वैल्यू में आपको मिनिमम होगा, तो आप बोलोगे सर साइन 90 के थीटा में। तो यहाँ पे मैं सॉरी मैक्सिमम कब होगा, साइन 90, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है एंड साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो मुझे क्या करना है, नीचे मुझे मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम कब आ रहा है, एक में मेरा मैक्सिमम है, समझ, 0 फिर पॉइंट करके एक मैक्सिमम जाता है, ठीक है। तो साइन 90 ये होगा, तो इज इक्वल टू मैं साइन 90 यहाँ पे ले लूँगा, कहा ना यहाँ पे दिस इज मैक्सिमम का वैल्यू मेरा बता रहा है। तो यहाँ से साइन और साइन क्या गया, कट गया, तो क्या बचा, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, और थीटा को लेने के लिए क्या करेंगे, 90 में -30 कर देंगे, तो आ गया मेरा 60। देखो जितना यहाँ पे थीटा के इक्वल टू 60, यानी आंसर यहाँ पे आप लोग को मिल गया। जो मैंने जितना लंबा यहाँ समझाया ना, इतना लंबा है नहीं, इतना लंबा ये क्वेश्चन था नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहा था, ठीक है, इसीलिए इतना जो है इसमें डिले किया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को समझे पहले समझाया कि बाज क्या होता है, टगबोट्स क्या होता है, ठीक है, और कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सम ऑफ वर्टिकल कैसे लेते हैं, पूरा का कैलकुलेशन कैसे करता है, वो सब में समझाया। और इससे आप देखो अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो और मैं फास्ट फॉरवर्ड करा दूंगा। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या ये हर चीज़ यहाँ पे समझ आ गया होगा ना, मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट, अच्छा कोई क्वेश्चन में अगर डाउट फिर भी रहे, मुझे कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इस नंबर को सर फिर से डिस्क्राइब कर दीजिए, मैं आने वाले लेक्चर में वो देखूंगा कमेंट और उसको मैं फिर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे यहाँ जा रहा है, ये काफ़ी देखिएगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है नहीं, ये आप लोग को 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए बताइए यहाँ क्या बोल रहा है कि इन अ फिगर इन अ गिवन फेयर इन अ फिगर गिवन बिलो अ वेट 20 kg इज सस्पेंडेड, नीचे लटका हुआ है, एट वन एंड ऑफ कॉर्ड एक वायर में, एंड अ वेट ऑफ 30 kg इज सस्पेंडेड एट अदर एंड। बोरा एक तरफ 20 kg लटका हुआ, एक तरफ 30 kg लटका हुआ है, एंड यहाँ पे बोरा नेगलेक्ट करना वेट ऑफ द रोप एंड पुली, ये जो पुली है इसका भी वेट को मुझे क्या करना, नेगलेक्ट लेके चलना है, ठीक है। एंड जो आपका वायर है यानी कॉर्ड है, इस कॉर्ड का भी जो वेट है ना उसको भी मुझे नेगलेक्ट लेके चलना है। तो कॉर्ड का भी एंड वायर का भी वेट को मुझे नेगलेक्ट लेके चलना है। चलिए तो वो सबको मुझे कंसिडर करना ही नहीं है। तो आपको बोला गया टेंशन इन दी कॉर्ड, जो वायर है ना, वायर में कितना टेंशन होगा ये आपको यहाँ पे निकालना है। अच्छा एक चीज सिंपल मुझे बताइए, इसका ना दो ही इक्वेशन से पूरी का पूरा खत्म हो जाता है। एक पहला फॉर वेट W में लिखता हूँ, फॉर वेट आपका कितना 20 kg, W फॉर वेट है, ठीक है, फॉर वेट 20 kg। अगर मैं 20 kg के लिए है ना, यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कोई गलती नहीं है ना, हाँ एक 20 है एक मेरा 30 है, ठीक है। तो 20 के अगर मैं एक लिखूँ T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और 30 के लिए क्या करूँ, फॉर वेट 30 है ना, हाँ 30 kg के लिए मैं यहाँ पे करूँ एम जी, एक सेकंड, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो क्या किसी बच्चों को ये समझ आया कि क्यों ये लिखे, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ क्यों ये इक्वेशन लिखे। देखो डियर सिंपल समझो, एक पुली है, इसमें से एक तरफ वजन लटक रहा है, एक तरफ ज़्यादा वजन लटक रहा है। ये ऊपर क्यों वजन जा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा वेट नहीं है, ये ज़्यादा है, मतलब जो टेंशन ऊपर तरफ खींच रहा है, ये जो टी ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ वेट आ रहा है, समझ लो, टी ऊपर जा रहा है नीचे वेट जा रहा है। तो ये ऊपर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टी का वैल्यू मैक्सिमम है, ये जो टेंशन लग रहा है खींच रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, तभी ना नीचे नहीं जा रहा है। अगर वेट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, वेट का वैल्यू अगर मैक्सिमम यहाँ पे रहता तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होता, 30 से और नीचे आता, यानी यहाँ पे जो ये मिनिमम है, तो यहाँ पे टी मैक्सिमम हो गया पे, इसीलिए टी मैंने टी में से घटाया। अब बात करेंगे सर टी माइनस एम जी करके क्यों एम ए बचा, एम ए मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का बात कर रहा है, दिस इज योर फोर्स और दिस इज योर एम जी, दिस इज योर वेट। अब देखो टी में माइनस एम जी हुआ तो कुछ तो फोर्स लगा ना, जिसके चलते हुए इसके बीच में मेरा वेट नीचे फिर भी आ रहा है। अगर बात करेंगे टी मेरा मैक्सिमम बोल रहे हैं, अगर मैं पूरा मैक्सिमम रखता मतलब ई एम जी का वैल्यू पूरी तरह से 0 हो जाता है, तब तो पूरा ऊपर ही चल जाता है, लेकिन फिर भी वो लटका हुआ ना, क्यों, कुछ ना कुछ फोर्स के चलते। यानी कि टी में से उस टी मैक्सिमम में जब एम जी को उसका वजन को घटा रहे ना, फिर भी कुछ फोर्स मेरा लग रहा है जिसके चलते वो नीचे पुल डाउन किया हुआ है उस फोर्स के चलते। लेकिन अगर मैं बात करूं 30 kg का, तो आप देख सकते हो तो 20 से और नीचे है, इट मींस यहाँ पे W मेरा ज्यादा है, W मेरा कम ज्यादा है एंड T मेरा मिनिमम है। T क्या है, मेरा मिनिमम है, इसीलिए मेरा mg में मतलब वेट में से टेंशन को घटाए हैं तब जाके कुछ फोर्स है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी तो लटका हुआ है ना, क्योंकि वेट अगर बहुत ज्यादा हो जाता है ना
वेट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता तो नीचे ही गिर जाता, लेकिन अभी भी कुछ फोर्स है जो इसका रिजल्ट निकल रहा है, जिसके चलते वो टेंशन है। समझ आए दोनों का? बस यही समझना, ये लिफ्ट में भी काम करता है। इसी तरह सेम लिफ्ट में भी कुछ मास रहता है, कोई लिफ्ट है, इस लिफ्ट ऊपर तरफ नॉर्मल रिएक्शन जाता है, नीचे तरफ मेरा mg होता है ना, m इंटू जी। एंड इस लिफ्ट में जो इंसान रहता है उसका कुछ मास रहेगा, और अब नीचे की आ रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ऊपर की हो जाएगा, तो यहाँ से mg, और यहाँ से भी वही निकलता है वैल्यू। समझ आया? तो यही चीज काम करता है। जिस तरह यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझाए, इसी तरह उस तरह करके मैं उसका भी क्वेश्चन पिछला बार समझाया था, और अभी आएगा। तो अब क्या करना? कुछ नहीं करना। अगर इतना आप समझ गए तो अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं समझाता हूं ताकि समझ में आए। अच्छा एक सेकंड, अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा और वैल्यू से आप लोग का आंसर मिल जाएगा। नाइस। तो यहाँ का करने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, t माइनस एम जी का वैल्यू कितना, यहाँ पे पहले तो 20 लिख दिए, तो t माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, मास यहाँ पे, एक सेकंड, mg है ना, तो मास यहाँ पे दिया गया ना 20, g का वैल्यू हम लोग 10 लेके चलते हैं, है ना, g का वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 10 लेके चलो, 10, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेके चलते हैं, 10, और यहाँ पे ma यानी कि 20, एक्सेलरेशन तो नहीं पता है तो 20a, और यहाँ पे mg का वैल्यू मुझे कितना दिया गया भाई, इसके लिए 30 है, तो 30 इंटू 10, g का वैल्यू माइनस टी, और यहाँ पे फिर 30 इंटू a, ये हो गया। अब दोनों को मैं ऐड करके यहाँ करता हूँ, एडिंग, दोनों को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, ऐड 1 एंड 2, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, हाँ ठीक है, देखिए आप लोग, वेरी गुड। चलिए मैं ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगा, आप लोग करते जाइए, अगर सही आंसर रहेगा आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन मेरा है और ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड अगर मैं कर रहा हूँ तो आप लोग करना, यहाँ पे t माइनस 20 है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या 300, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 200, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 100 इज इक्वल टू 50a। आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हो, इतना आ जाएगा। तो ए से यहाँ पे करूँगा, 0 से 0 कटा, 5 से कटा 2, यानी कि 2 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपन टाइम हो जाता है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो दिस इज योर एक्सेलरेशन। एंड अब यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में, देख लेता हूँ, टेंशन पूछा गया था ना। अच्छा, तो ये एक्सेलरेशन अगर यहाँ से निकल गया, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, ए का वैल्यू आपको टेंशन निकल जाएगा। तो चलिए मैं पहला इक्वेशन ही पुट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या निकला था, t माइनस 200 इंटू 10 था, तो यहाँ पे 2 0 0 हो गया, एंड इज इक्वल टू क्या आगा, 2 वैल्यू निकला, तो 20 इंटू 2, तो क्या निकल गया पे t माइनस 200 इज इक्वल टू 40, तो यहाँ गया t इज इक्वल टू, ये चल जाएगा तो 240 निकल जाएगा यहाँ पे, है ना, 240 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देखेंगे, 30 नहीं है, 20 नहीं है, 10 नहीं है, यानी कि नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 240 मेरा टेंशन लग रहा है, 240 मेरा टेंशन कोड में आ रहा है। समझ आए? बस कुछ नहीं कि यहाँ पे डियर, क्योंकि टेंशन पूछा था तो इसका भी टेंशन अलग हो, इस वायर का और इधर वायर का, तो दोनों को एडिंग कर दिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, क्योंकि टेंशन मेरा पूरा, ये तो नहीं बोला था टेंशन कोड लंबा वाला छोटा वाला, ऐसा नहीं, डायरेक्ट बोला था, तो उन्हें ऐड कर दिए, ऐड करके ले आए। समझ आए? चलिए, तो ऐड करना कुछ नहीं था, इसको ऐड कर दिए, तो ये मेरा 50 हो गया, 30 20 50, एंड इधर वाले को और इधर वाले को मैंने ऐड कर दिया, तो 100 होगा, क्योंकि देखो यहाँ से 300 आएगा, 30 इंटू 10 300, और 20 इंटू 10 200, तो 300 में से 200 गया तो 100 बचा, ठीक है। एकदम सिंपल है, कोई आप लोग इसमें टेंशन लेने वाली यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। चलो, बाकी टी दोनों में था तो वो दोनों कट गया था। तो यहाँ से आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा आंसर मेरा डी क्यों होगा, ठीक है। हम लोग पूरी तरह से समझ के करेंगे, मैं कभी भी फास्ट फॉरवर्ड में नहीं लेके चलता हूँ, मैं सबको लेके चलूंगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़िए और क्वेश्चन को लगाने का ट्राई कीजिए। इलेमेंस थ्योरम से बनेगा, देख के ही लग रहा है। बोल रहा कि दो वायर है ए एंड ओ, ठीक है, ये ए है एंड ओ है, एंड बी एंड ओ सपोर्ट है वर्टिकल लोड। एक मेरा वर्टिकल लोड है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकल ऊपर नीचे कैसे हो जाता है, वर्टिकल है ना, सीधा इस तरह वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, वर्टिकल लोड है W, ठीक है, W लोड है एट O से लटका हुआ है, एंड सोन इन फिगर बिलो दी वायर्स आर इक्वल लेंथ एंड इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोल रहा कि ये दोनों वायर है ना इक्वल लेंथ का है, इक्वल लेंथ का एंगल भी इक्वल होगा, तो देख सकते हो। अच्छा ठीक है, द टेंशन इन दी ईच वायर विल बी, आपको बोल रहा दोनों में कितना टेंशन होगा बताइए। देख के ही लग रहा सर यहाँ पे कि ये तो सर मेरा लामिस थ्योरम से 100% मेरा बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। चलो बनाइए तो फटाफट, और क्या, पहले एंगल हम लोग को निकालना पड़ेगा। लामिस थ्योरम के लिए मुझे एंगल्स चाहिए, तो एक तो आप देख सकते हो 45 है, और ये दोनों मेरा 90 हो गया। दिस इज योर 90 एंड दिस इज योर 90, तो 90 हो गया। अब ना ये पता कि ये मेरा हो जाता 180,
तो 180 में ये देख सकते हो, इधर आपका 45 दिया गया, इधर आपका 45 दिया गया, तो बचा इधर क्या 90 बचा, क्योंकि देखो ये 45 45 90 और टोटल होता है मेरा 180, तो 180 में 90 गया तो यहाँ 90 बचा, तो बीच वाला 90। ठीक है, एकदम मैं बच्चा तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझो। तो ये भी कितना हो गया मेरा 90, मतलब हर जगह मेरा यहाँ निकल गया। तो बस अब लेविस थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे। इसके लिए मेरा क्या चाहिए, 3 मेरा फोर्स एक पॉइंट पे आना चाहिए, कनकरेंट होना चाहिए और इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो इसको हम लोग मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं हम लोग T2, इसको हम लोग मान लेंगे T3, यानी कि यहाँ पे W यहाँ पे दिया ही गया है। अब एंगल का बात करेंगे तो दिस इज गिवन योर 90, एक सेकंड, ये दिया गया मेरा 90। अब इस एंगल ये पूरा का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो कितना होगा 45 प्लस 90, तो 45 प्लस 90 यहाँ पे लिख देंगे 45 प्लस 90, इधर वाला भी सिमिलरली 45 प्लस 90 है ना, 45 प्लस 90, तो क्या आ जाएगा मेरा 45 प्लस 90। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक वैल्यू सिर्फ मेरा दिया गया, W दिया गया, T1 T2 मुझे नहीं पता, वो तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो बस यहाँ पे लेविस थ्योरम क्या हो जाएगा, T1 भाई कैसे लिखते हैं ये तो पता है ना, एक हम लोग लेते हैं फोर्स और जस्ट अपोजिट का लेते हैं हम लोग एंगल, दोनों फोर्स के बीच का एंगल। तो दोनों फोर्स यहाँ से देख सकते हो, इसके बीच क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर जी सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, डिवाइड बाई यहाँ पे साइन ऑफ एंगल लेंगे ना, क्या लेंगे साइन ऑफ एंगल, साइन क्या लेंगे, साइन लेते हैं, जो आमने सामने दोनों एंगल है उसको बस मत लो। तो T1 के आमने सामने का एंगल क्या है, एक 90 है, एक आपका 90 प्लस 45 है, तो ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे, बचेगा क्या ये, समझा, आमने सामने का एंगल मत लेना। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि दो जो अपोजिट फोर्स है उसके बीच का एंगल, तो दो अपोजिट फोर्स T1 और इसके अपोजिट फोर्स W, इसके बीच का एंगल तो क्या हुआ ये बचा 45 प्लस 90, तो इसको लेंगे। ठीक है, तो ये आप जैसे आप देख सकते हो, तो हो जाएगा क्या 45 प्लस 90, ये 45 प्लस 90 करके रहना, क्योंकि यहाँ पे यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला का, इज इक्वल टू T2 इक्वल टू लिख देते हैं फटाफट। तो T2 इक्वल टू फिर से ये वाला दोनों के साइड का आ गया है ना, तो यह क्या आ जाएगा साइन 90 प्लस 45 एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे और एक लिखना पड़ेगा हम लोग को, क्या W इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लेता हूँ, और एक सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कट हो गया ना, रिसाइज करके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, नाउ W इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 90, साइन 90 अपोजिट एंगल, हाँ हो गया। अब आप किसी को भी दो के साथ इक्वेट करके इसका आंसर ला सकते हो, तो किसी भी दो को इक्वेट करके, जैसे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पेज मुझे लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा आई थिंक है, तो दो इक्वेट करते हैं, जैसे क्या करेंगे हम लोग, इसको एंड इसको ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरह समझो यहाँ पे हम लोग इसी को क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो W है ना, बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया W मतलब उसका वैल्यू है, नहीं पता बट कुछ ना कुछ वैल्यू है, 10 20 5 जो भी है, इसलिए वो चीज़ आ जाएगा, क्योंकि आपको W में ही फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। तो हम लोग इन दोनों को ले लेंगे, तो T1 डिवाइड बाई इतना आ गया ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे T1 डिवाइड बाई साइन 90 प्लस 45 और इज इक्वल टू मेरा क्या था W डिवाइड बाई साइन 90, यही था ना 90 था, हमको T1 का वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा T1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा W डिवाइड बाई साइन 90 और ये नीचे ऊपर चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा साइन 90 प्लस 45, यही आ गया। अच्छा ठीक है, अब बस हम लोग आंसर ले आते हैं। W साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बताइए, साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता, तो इसका वैल्यू तो 1 आ गया। एंड यहाँ पे 90 प्लस 45, तो 90 प्लस 45, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा 45, मतलब साइन 45 आ जाएगा, साइन 45, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है 1/√2। तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा W 1/√2। क्या यहाँ पे समझ आया कैसे आया, तो T1 का वैल्यू आ गया। T2 इक्वल टू करो, यहाँ पे क्या था मेरा इक्वेशन देख लेते हैं, T2 डिवाइड बाई सेम वही था मेरा, ठीक है, खाली T2 आ जाएगा, तो दोनों का भी किया आएगा ना, तो कोई हम लोग करके जरूरत नहीं, मेरा बस समझो, यहाँ भी साइन 90 प्लस 45, यहाँ भी साइन 90 प्लस 45 और W/90, मतलब जो मेरा T1 का आया वो मेरा T2 का आएगा, तो T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा मेरा सेम कितना W/√2, यही आ गया आंसर। अच्छा ये कैसे आया ये भी मैं चलो बता ही देता हूँ। देखो यहाँ कैसे आया, ये हम लोग को कोऑर्डिनेट आप लोग को पता होना चाहिए, ये अगर आप लोग को कोऑर्डिनेट नहीं पता तो मैं आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ फटाफट। ये होता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ठीक है। कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं एंड इसको हम लोग फोर्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑल करने का मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का सारा यहाँ फॉर्मूला आ जाता है। जैसे यहाँ पे आ जाता साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। ये साइन का घर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन आ जाएगा एंड साइन का अपोजिट क्या आ जाता है मेरा कोसेक, तो यहाँ साइन एंड कोसेक आ जाएगा। ये टेन है ना, तो यहाँ पे टेन आ जाता है और कॉट आ जाता है। ये सी है ना, सी यानी कॉस आ जाता है और यहाँ पे सेक आ जाएगा। अब क्या है, अब देखो
डिग्री स्टार्ट करो, यहाँ से अगर आप दोनों को 60 में रखोगे तो यहाँ पे 0 डिग्री आएगा। इसके बाद यहाँ आप देखोगे तो ये क्या बन गया 90, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। जब पूरी तरह से सीधा हो जाता है, लेट जाएगा, तो यहाँ का 180 आ जाएगा और यहाँ पे 270 आ जाएगा। और फिर से घूम रहा है, इधर से अगर घूम के चलेगा यहाँ से आ जाएगा 0 से घूम के, तो फिर 360। मेरा बात समझ आया? यहाँ से स्टार्ट करे ऐसे घूम के पूरा आ गया तो 360 हो गया। ठीक है, समझ आया? अच्छा, अब यहाँ पे देखो कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं हम लोग, कैसे ये sin 45 आया उसका यहाँ पे हम लोग डिस्कस में आप लोग को बता देता हूँ। वैसे मैं ये बहुत बार बताइए, एकदम बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, दो चीज़ में वैल्यू चेंज होता है, एक घर में होता है 90 के घर में चेंज होता है वैल्यू, और आपका 270 के घर में चेंज होता है। मतलब इस सब में क्या वैल्यू चेंज होता है कि अगर साइन है तो सॉरी हाँ, यहाँ पे वैल्यू तो चेंज होगा, यहाँ पे cos 45, तभी यहाँ पे 1/√2 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 45। अब क्यों वहाँ समझो, 90 एंड 270 में वैल्यू चेंज होता, साइन हो जाता cos में, cos हो जाता साइन में, tan हो जाता cot में, cot हो जाता आपका साइन में, समझा? और कोसेक सेक में आ जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप देखो 90 + 45 तो कौन सा घर में आएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे सर 90 प्लस है ना, तो ये 90 का घर है, तो 90 + 45 मतलब कहीं ना कहीं सर ये इस वाले घर में आ रहा है, इस वाले में सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। 90 + 45 है क्योंकि इससे कम तो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 90 जा रहा है, और ये 90 से लेकर 180 तो कहीं ना कहीं यही बीच हो रहा है, क्योंकि 90 + 45 90 से ज़्यादा और 180 से कम, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है सर, ये किसका घर है? आप देखोगे यहाँ पे कोसेक का है और साइन का है, कोसेक का साइन का, और ये पहले से ही साइन है तो ये मेरा पॉजिटिव हुआ। आप समझ आए पॉजिटिव का वैल्यू। एंड जैसे मैंने कहा 90 एंड 270 में चेंज होता है, तो यहाँ पे साइन है ना, तो साइन सॉरी 90 है तो 90 चेंज होगा, तो यहाँ पे साइन 90 + 45 हो गया cos 45। समझ आए? बस यही अंतर होता है। ये पहला वाला मतलब ऐसा लिखा जाता है साइन 90 + थीटा, तो ये हो जाता है मेरा क्या cos थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 है, क्योंकि 90 में चेंज होता है, यहाँ पर साइन 90 ना रखे कुछ और रहता तो चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से ये मेरा हुआ। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे मेरा W/√2 पहले देख लेते हैं, ऑप्शन है तब ना, W/√2 यानी कि यहाँ पे D देख रहे हो, तो यही करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत हम लोग का क्वेश्चन रहेगा जो फट से बन जाएगा, और बहुत क्वेश्चन रहेगा जो लेंदी जाएगा। अब देखो आप लोग को बस धीरज रखना है और क्वेश्चन को समझना है। अगर आप लोग का प्यार रहा ना, आप लोग अगर अच्छी तरह से देखोगे, पूरा लाइव क्लासेस को देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे, तो मैं प्रॉपर कर दूंगा। अगर आप लोग को पसंद नहीं लगेगा तो फटाफट मैं पार कर दूंगा, है ना, झटपटा। लेकिन उससे मैं बार बार बताता हूँ डियर, ये ट्रूथ है, कड़वा ट्रूथ है, लेकिन यही चीज़ है कि लड़का सबको पसंद नहीं आता, मतलब हड़बड़ाहट रहता है कि फटाफट पढ़ाओ, इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। रिवीजन हो रहा है ना, आप जानते हो, फिर भी रिवीजन हो रहा है, लेकिन हड़बड़ाहट रहता है, और लड़का फिर वही लड़का जो एग्जाम में जाके गड़बड़ कर देता है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तब तो पढ़ना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट एंड हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन इन डिफरेंट प्लेन आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं? देखो क्या कहा गया, द फोर्स, इसका मैं पहले लेक्चर में ही बताया हूँ। ठीक है, सारा टोटल में बता दिया था। कोप्लेनर, कनकरेंट, कोप्लेनर, नॉन कनकरेंट, कोलिनियर, आपका क्या उसको बोलते हैं, कनकरेंट, कोलिनियर, नॉन कनकरेंट, पैरेलल, नॉन पैरेलल, सब बता दिए थे। ठीक है, तो बोल रहा द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, जा रहा है या दूर जा रहा है या फिर सामने आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट। मान लेते हैं F1 है, मान लेते हैं F2 है, मान लेते हैं F3 है, मान लेते हैं F4 है। मीट एट वन पॉइंट हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन इन डिफरेंट प्लेन, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन वो अलग अलग प्लेन से आ रहा है। मतलब अब ये क्या बोल रहा है सर, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि दिस इज योर एक्सिस है ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब प्लेन बना लेते हैं, तो वाई और एक्स एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाएगा, तो मान लेते हैं प्लेन 1 है ना। ये जेड एंड एक्स एक्सिस मिलके प्लेन 2 बना लिया, एंड ये एक प्लेन बना लिया, तो तीनों प्लेन है। तो एक पॉइंट पे तो मिल रहा है, लेकिन अलग अलग प्लेन से फोर्सेस आ रहा है। तो जैसे मान लो सामने का एक दीवार है, वहां से कोई धक्का लगाएगा, है ना, यहां से एक आएगा फोर्स। एक प्लेन 2 से आपका जो बगल वाला दीवार है, वहां से कोई धक्का लगा रहा है, तो ऐसे कुछ करके आ रहा है। ठीक है, और एक आपका नीचे है, नीचे फर्श, वहां से कोई ऊपर तरफ से मार रहा है, जमीन तरफ से, अंदर तरफ से कोई फोर्स आ रहा है, यहां से आ रहा है। लेकिन सब मैं देख क्या रहा हूं कि सभी आके एक पॉइंट पे मिल जरूर रहा है। तो बोले एक पॉइंट पे आके मिल तो रहा है, लेकिन अलग अलग प्लेन से है। तो क्या बोलेंगे, पहली बात डिफरेंट प्लेन है, यानी कि नॉन कोप्लेनर। तो आप यहाँ पे ढूंढो, तो आप अगर ढूंढोगे तो नॉन कोप्लेनर मेरा बी नंबर है, नॉन कोप्लेनर मेरा सी नंबर है। यार बी या फिर सी होगा, यानी ए और डी नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, यानी कनकरेंट, तो कनकरेंट और कोप्लेनर, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक पॉइंट पे मिल रहा है। अच्छा, जो एक लाइन पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, सॉरी कोलिनियर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते क्या है, मैंने क्या कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है,
मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। जो वर्ड क्या था मेरा, क्वेश्चन इसी तरह था जी, हम लोग सॉल्यूशन कर चुके थे। कोप्लेन, नो नो नो, एक सेकंड, मेरा आ नहीं रहा दिमाग में। क्या आप लोगों को किसी को पता है, ये बताइए तो वो क्या होता है। एक सेकंड, हाँ, लाइन ऑफ एक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं हुज लाइन ऑफ एक्शन इज सेम कोप्लेनर। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या किसी को याद है तो मुझे वो क्वेश्चन बताइए, है ना। कोलिनियर क्या कहते हैं भाई उसको, जो एक ही लाइन पे सारा फोर्स आए उसको हम लोग बोलते क्या है। हम लोग बना चुके हैं वैसे क्वेश्चन को, बस मेरे दिमाग में वो चीज़ आ नहीं रहा है, वो क्वेश्चन बस मेरे आ नहीं रहा है। सेम प्लेन, हाँ कोलिनियर ही कहते हैं, सॉरी, यस कोलिनियर ही कहते हैं, कोलिनियर ही कहते हैं, यस यस कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कोलिनियर कहते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब को माने एक लाइन पे ही, जैसे यहाँ F1, F2, F3, एक ही लाइन पे। फोर्स का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, वो अलग बात है, सेम भी रह सकता है, अलग बात है। लेकिन अगर एक ही एक्सिस पे लाइन पे पड़ रहा है उसको कोलिनियर। लेकिन अगर सबको एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, जैसे यहाँ देखें, तो इसको बोलेंगे कनकरेंट। इसको क्या कहेंगे, कनकरेंट। बाकी और कोप्लेन मतलब एक ही प्लेन पे, जैसे मान लो ये P1 प्लेन पे, यहीं पे फोर्स मेरा लगता है, मान लो पैरेलल फोर्स लग रहा है इस तरह करके 4 गो, F1, F2, F3, F4, तो एक ही प्लेन पे है। चाहे पैरेलल है, नॉन पैरेलल, लेकिन एक ही प्लेन पे है, P1 प्लेन पे ही है, तो उसको हम लोगों ने कोप्लेन। यहाँ अलग अलग प्लेन से आ रहा है, ये F1 अलग प्लेन से, F2 अलग प्लेन से, F3 अलग प्लेन से, इधर उधर उधर से, तो उसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर। समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, द फिगर गिवन इन बिलो शो अ क्रशर हैविंग सेवरल सिलेंड्रिकल रोलर। एक क्रशर है, देखो यहाँ देख सकते हो, ये मेरा रोलर है, तो ढेर सारा यहाँ पे रोलर बोला गया है जिसका वेट W कहा गया है। द क्रशर फोर्स ड्यू टू विच ईच रोलर इज, देखो सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ बोला गया है ना कि बताओ जो क्रशर फोर्स रहेगा वो मेरा ईच रोलर का क्या मेरा W रहेगा, मतलब W के बराबर रहेगा, लेस देन रहेगा या ज़्यादा। ऑब्वियसली बात है ज़्यादा रहेगा भाई, ज़्यादा रहेगा तभी ना दबाएगा। यह किसका पूछ रहा है, क्वेश्चन पकड़ना, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है। द क्रशर फोर्स, भाई साहब रोलर का कुछ तो वेट है, वजन है, अब उसको दबाना भी पड़ेगा। समझ लो ना, क्रशर क्या होता है, बीच में पार होता, दबाई ले जाता, तो अंदर क्रशर फोर्स भी तब ना उन दोनों के बीच में दबा के करता है, तो इससे जितना इसका वेट है उससे ज़्यादा दबाना पड़ेगा तब जाके, नहीं तो रिएक्शन के चलते हट जाएगा। तो जो भी क्रशर फोर्स रहेगा ना ईच रोलर का, वो मेरा मोर देन W, इस W से ज़्यादा ही रहेगा, तब जाके वो सही तरह से फंक्शन कर पाएगा। हल्का रहेगा तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो उससे मेरा ज़्यादा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दी टू टेंसाइल फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F। दो टेंसाइल फोर्स, मेरा टेंसाइल क्या होता है, एक होता है कंप्रेसिव जो दबाया जाता है, जैसे मान लो इस तरह करके कोई मेरा एक है, इसको हम लोग दोनों तरफ से इस तरह दबा रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं, पुश करना, तो दबा रहे हैं, इसको हम लोग कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। दबा के इसको हो सकता है कि इस तरह हो जाए, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे देखो क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा बढ़ गया लेकिन घट गया थोड़ा सा, ठीक है, एरिया घट गया कि दबाएं दबाएं। और एक होता है टेंसाइल, टेंसाइल में क्या होता है, खींचा जाता है, जैसे कि टेंसाइल में क्या करते हैं हम लोग, खींचते हैं, वो जैसे वायर जैसा कन्वर्ट किया जाता है ना, उसको टेंसाइल कहते हैं, खींच के लंबा कर दिए, तो टेंसाइल यानी कि पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो यहाँ बोल रहा कि ईच मैग्नीट्यूड का है, मतलब दोनों तरफ सेम ही है, वैल्यू मेरा फोर्स का सेम है और टेंसाइल है, और क्या कह रहा है, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कुछ इस तरह से बात कर रहा है, ये है, ठीक है। और इसका भी F1 का वैल्यू सेम है, मतलब ये भी F है, ये भी F है। मान लेते 10 है तो ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, एंड ये क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में है। तो बोल रहा है कि भाई देन देयर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विल बी, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग याद करो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट। तो सर जी रिजल्टेंट होता क्या है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, टोटल का टोटल किस में आ जाता है, रूट अंडर में आ जाता है, ये होता है, ठीक है सर जी। यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 है, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F है, दोनों F लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे F1, एंड यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू 90 है, एंड यू नो दैट कॉस थीटा का कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है मेरा 0। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जैसे 0 हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 0 के साथ पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 2F1 F2 इंटू जो 0 हम लोग करेंगे तो पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये पूरा का पूरा वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो ये पूरा खत्म आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे F1 तो क्या निकल गया, रिजल्टेंट इक्वल टू F1 और F1, मतलब ये भी F का स्क्वायर, ये भी F का स्क्वायर रूट अंडर में, तो क्या आ जाएगा 2F का स्क्वायर, यही आ जाएगा मेरा। और बचे क्या क्या, यहाँ बचेगा √2 नीचे और
यहाँ जो f है ना स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा, क्योंकि समझो ना मेरी बात, ये रूट है, रूट को जैसे हटाते हैं तो क्या आ जाता है 1/2 आ जाता, तो ये 1/2, तो ये 1/2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा ओनली क्या f बचेगा। तो यहाँ ओनली क्या मेरा बचा फाइनल √2f, तो √2f कहीं है क्या, √2f देखो अंदर नहीं होगा, ये बाहर होगा, या बाहर है, तो C हो जाएगा इसका 26 का आंसर। समझ आया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये भी 2014 में पूछा गया था, इवनिंग का क्वेश्चन एसएससी जेई का। चलिए फिर से एक इवनिंग का क्वेश्चन है 2014 का ही। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वांटिटी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉन एज। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एवरीवन नो दैट दिस इज कॉल्ड योर फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है मेरा, फोर्स होता है। भाई फोर्स क्या होता है सर जी, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। कोई भी बॉडी का अगर मास है, अगर उसको हम लोग एक्सेलरेट कर देंगे, मोशन में आ गया, तो उससे मेरा फोर्स जनरेट होता है। एक मेरा मान लो ये मेरा दिस इज जो केएलसी है रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे धक्का लगाया, तो धक्का लगाया और इसी के चलते ये मूव करने लगा, तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बल लगाया। बल क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर कुछ ना कुछ मास था, जैसे ये मोशन करने लगा, गति में आ गया, तो वो जो मास और गति हुआ वो फोर्स के चलते हुआ, तो दोनों के चलते ही फोर्स मेरा बना। इससे पहले कोई रोका हुआ क्या, इसको बोलेंगे फोर्स, कुछ नहीं है, धक्का लगा फोर्स जनरेट आ गया, तो वो मास और उसके एक्सेलरेट के चलते होता है। अब ना इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ सकते हैं कि भाई ये मास है एंड एक्सेलरेशन बेसिक क्या होता है, चेंज इनटू वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, रेट माने टाइम होता है, समझो। एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट माने टाइम होता है, वेलोसिटी जो चेंज होता है माने इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो यही मैंने किया करा, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो बस यहाँ पे एंड बाद ये मास इंटू वेलोसिटी, आप लोग को पता है इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू वी, तो p डेल p बाई टी, तो ये हो गया फोर्स मेरा। तो बस यही चीज़ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि F इक्वल टू m इंटू वी भी बोल सकते हो, ठीक है, और यहाँ मोमेंटम भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो यहाँ पे वही इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया है ना, ये कर आना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, p मेरा मोमेंटम है, p मेरा मोमेंटम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिस तरह यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो गया, समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था। 28 विच लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का बात कर रहा है, न्यूटन लॉ के किस मोशन मेरा देता है गिव्स दी मेजर ऑफ फोर्स। क्या बात है, 2014 का काफ़ी इजी पेपर लग रहा है, हर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, देख रहे लगातार 3-4 आगे हम लोग, है ना। कौन सा देता है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ देता है ना, तो करेक्ट आंसर इसका 28 का बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हम लोग को पता ही है, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, सबको पता यहाँ पे है कि वही मेरा मेजर ऑफ फोर्स देता है, जस्ट मैंने आप लोग को डिस्क्राइब कर ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 29, फिर 14 का ही है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कंपोनेंट का, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी है। क्या बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग को 2014 में पूछा गया है। हाँ, जो भी पेपर दिया था बहुत अच्छा पेपर था उस टाइम पे, ये भी आप लोग को इजी ही है। आप लोग को शायद इसमें डर लग रहा होगा, मैं इस तरह का क्वेश्चन में एक बच्चा मेरा फंसा था, एक बार बोल रहा था सर कोऑर्डिनेट वाला समझ नहीं आता, तो इस क्वेश्चन को देखो, ये आजकल बड़ा पूछा जा रहा है, ये लेटेस्ट फिर से 2020 में भी पूछा गया है, तो ये पूछ सकता है। देखो क्या होता है कोऑर्डिनेट, क्या होता है आप लोग को पता नहीं, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई वाला है, कुछ नहीं है डियर, देखो आज समझ लो फिर कभी नहीं फंसोगे। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं ना एक्स, इसको वाई बोलते हैं, हाँ ठीक है सर। अब पॉजिटिव नेगेटिव किधर होता है ये आप लोग को पता है कि नहीं, ये आप लोग को पता बस होना चाहिए डियर। इधर हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं, इधर जो भी जाएगा ना इस तरह करके 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, तो -1, -2, -3 लेते हैं, ठीक है। और नीचे मेरा नेगेटिव होता है, मतलब इधर भी अगर हम लोग लेंगे 1 तो यहाँ -1, यहाँ लेंगे -2, यहाँ लेंगे -3, -4, इस तरह लेके चलते हैं। और बाकी इधर मेरा पॉजिटिव, इधर मेरा पॉजिटिव, मतलब इधर अगर जाएगा तो हम लोग सिंपली क्या लेंगे इस तरह करके 1 2 3 4 5, और इधर भी जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह करके लेते हैं। यानी कि अगर मैं इस सभी को हटाता हूँ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर तरीके से समझोगे। यानी ये तो आप समझ गए ना कि दोनों तरफ से मेरा नेगेटिव हो जाता है, एंड दोनों तरफ मेरा नेगेटिव और यहाँ ऊपर से दोनों तरफ मेरा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, बोला गया इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इज नेगेटिव, बोला एक्स कंपोनेंट का जो फोर्स है वो मेरा क्या नेगेटिव है। अच्छा एक्स कंपोनेंट का, तो देखो एक्स कंपोनेंट मेरा ये वाला है, नेगेटिव किधर है, तो आप बोलेंगे सर इस डायरेक्शन इधर है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रहा है, चलो कहीं भी मान लेते हैं नेगेटिव है। अच्छा एंड वाई कंपोनेंट इज मेरा पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट क्या है ये वाला है, मतलब वर्टिकल वाला पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव किधर है ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, यानी कि कहीं ये है,
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मेरा जो कोऑर्डिनेट कौन सा लाई कर रहा है, तो ये वाला बन रहा है मेरा घर। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट, ये ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ रहा है और मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट आ रहा है। देखो कोई कोऑर्डिनेट बोलता है, कोई कोऑर्डिनेट बोलता है, तो कोऑर्डिनेट ज़्यादा से सही है, मेरा भी आ जाता है वो चीज़ कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो कहाँ है सेकंड आपका ये नंबर, तो कुछ भी था, कुछ नहीं था, बस खाली बोल दिया एक्स कंपोनेंट आपका कौन सा कोऑर्डिनेट में है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लेकर आप लोग यहाँ बना सकते हो कि इन दोनों से यही तो मेरा बन रहा है ना, यही मेरा बन रहा है, बस खत्म हो गया। चलिए देखो 2007 का भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, पता ही ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या हो जाता है यूनिट। अब ये तो आप लोग बता ही सकते हो, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, क्या वाट पर मीटर स्क्वायर होगा, क्या वाट होगा, क्या ल्यूमेन होगा या फिर ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा 30 का आंसर क्या होगा। चलिए जो वही बच्चा सी आंसर लगा रहा है वो करेक्ट आंसर है, ल्यूमेन। क्या होगा, ल्यूमेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज ल्यूमेन। काफी इजी क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था एसएससी जेई के। चलिए फिर से इजी क्वेश्चन का आ गया, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया, हिमाचल के एसएससी जेई में पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी सेकंड सीबीटी में पूछा गया 2019 का सेकंड शिफ्ट में, और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए ये बेसिकली हिमाचल एसएससी जेई का उठाया गया क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम क्या कहता है, मैं हमेशा आप लोगों को बताया था लेमिस थ्योरम के लिए 3 चीज ध्यान रखना। एक तो बोलता है 3 फोर्स के लिए अप्लाई होना चाहिए, 3 फोर्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या था, कनकरेंट, मतलब तीनों आके एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, कनकरेंट होना चाहिए, कनकरेंट होना चाहिए, कनकरेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तब जो है हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी फोर्स जो होता है फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या, अदर टू एंगल का, अदर टू फोर्सेस का एंगल, साइन ऑफ अदर टू फोर्सेस का एंगल, ठीक है। तो कुछ भी लेते हैं, जैसे मान लो इस तरह करके ले लिए, 3 फोर्स है मेरा, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग अल्फा, ये ले लेते हैं बीटा, यहाँ ले लेते हैं गामा, ठीक है। तो F1 एक फोर्स, अगर मेरा 3 फोर्स है, कनकरेंट एक पॉइंट आके मिल रहा है, इक्विलिब्रियम है, मतलब स्टैटिक कंडीशन में बैलेंस है बॉडी, उस केस में क्या होता है, फोर्स एक फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अदर टू एंगल, अदर टू एंगल। तो F1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, साइन ऑफ कौन सा एंगल लेंगे सर, कौन सा एंगल लेंगे बताइए, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, तो बताइए फटाफट आप लोग बताते चलिए, आई होप सो सही आप लोग बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, F1 डिवाइड बाई साइन ऑफ, फिर F2 डिवाइड बाई साइन ऑफ इज इक्वल टू F3 डिवाइड बाई साइन ऑफ, क्या लेंगे, तो F1, तो भाई F1 के अपोजिट मेरा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे साइन गामा, ठीक है, साइन यहाँ पे गामा हो जाएगा, यस। F2 का बात करेंगे तो F2 का क्या आ जाएगा पे साइन अल्फा, एंड ये हो जाएगा मेरा बीटा, समझ आए। देखो F1, तो F1 के मैंने क्या कहा था, या तो अगल बगल का एंगल मत लेना, तो अगल बगल का एंगल बीटा है और अल्फा नहीं लेंगे, तो बचा मेरा गामा एंगल, या फिर आमने सामने का फोर्स, देखो F1 का आमने सामने का फोर्स क्या है, F2 है, और यहाँ का क्या है, F3 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है भाई, अल्फा है ना, मतलब सॉरी गामा है, तो बस गामा ले लिए। सेम इसी तरह F2 का बात करेंगे तो F2 का यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और अगर बात करेंगे F3 का तो बीटा आ जाएगा, बस हो गया। तो देखो यहाँ पे द 3 फोर्स मस्ट बी इक्वल, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कि तीनों फोर्स मेरा इक्वल होना चाहिए, कंडीशन मैंने यहाँ पे तीनों लिख ही दिया है, ठीक है। 3 फोर्स मस्ट भी नहीं, ऐसा कोई एंगल तो फाइंड आउट करते, कोई 120 कोई जरूरी नहीं है। 3 फोर्स मस्ट बी इक्विलिब्रियम, हाँ ये सही बोल रहा है कि तीनों फोर्स जो हो रहा है इक्विलिब्रियम होना चाहिए, लेकिन पूरा स्टेटमेंट सही नहीं है, आगे पढ़ लेते हैं। डी क्या बोल रहा है, इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, माना कंकरेंट, आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी साइन ऑफ एंगल बिटवीन दी अदर टू, तो बात सही है। ये जो बोला गया ना एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, इसका मतलब ही कंकरेंट, तो यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जो जी बच्चा डी बोला है वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, एंड इसीलिए मैंने कहा था, अब थोड़ा चार्ट में आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ मैंने इसलिए पहले लिख दिया था कि आपको फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से 31 क्वेश्चन पूछा गया पिछला 16 साल में। पिछला 16 साल का जो पेपर चेक किए, एक भी क्वेश्चन को मैं नहीं मतलब हटाया हूँ, इग्नोर किया हूँ, जो भी पेपर है टोटल में उठा के बोल रहा हूँ कि पिछला 16, अगर मैं बात 16 साल में, तो फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के चैप्टर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से 31 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मोमेंट एंड कपल से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा। चलिए हम लोग कहाँ थे भाई, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ चलिए
तो हम लोग आ जाते हैं सेकंड चैप्टर, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बोल रहा है द पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पैरेलल है, कुछ इस तरह से है, पैरेलल फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब ये अगर 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। लेकिन अभी ये नहीं बोला कि लाइक पैरेलल या अनलाइक पैरेलल, हो सकता है एक मेरा इधर जा रहा है, एक मेरा इधर जा रहा है, ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है। ये अनलाइक पैरेलल, ये भी मेरा हो सकता है 10 न्यूटन का है और 10 न्यूटन का है, लेकिन अनलाइक मतलब अलग अलग डायरेक्शन जा रहा है। तो वो रहा द टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है। अपोजिट इन डायरेक्शन बता दिया भाई, अपोजिट मतलब इसका बात कर रहा है, इसका नहीं बात कर रहा है, अपोजिट है मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, ठीक है। लाइक मतलब एक डायरेक्शन में, अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। एंड सेपरेटेड बाई अ डेफिनेट डिस्टेंस, ऑब्वियसली होता है पैरेलल होगा ही, आर सेड टू बी, उसको क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स, इक्विवेलेंट, रिजल्टेंट या कपल। तो जब अलग अलग में लगेगा ना तो वो मेरा कपल क्रिएट करता है। अब यहाँ पे समझो, द टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल, एक सेकंड मैं आप लोग को समझाता हूँ ये कैसे बनता है, ठीक है। देखो ये सिंपल क्या बोल रहा, थोड़ा सा समझना यहाँ से, ठीक है। ये है मेरा बीम, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन में लिया था ना, ऐसे भी तो लग सकता है ना, ऐसे और ऐसे भी लग सकता है, ये भी अनलाइक हो गया ना, एक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ये भी F1 का वैल्यू 10 न्यूटन ले सकते हैं, ये भी F1 का वैल्यू जो है F1 का वैल्यू 10 न्यूटन है, फिर F का वैल्यू 10 हो गया मेरा अनलाइक पैरेलल। मैं बीम में लगा रहा हूँ, क्योंकि क्यों ये कपल क्रिएट कर सकता है। अब ये मेरा एक बीम हो गया, बार हो गया, कुछ हो ले लो, रड हो गया। मैंने क्या करा, एक मैंने यहाँ से F लगा दिया 10 न्यूटन का, और जस्ट मैंने अपोजिट डायरेक्शन से F लगा दिया 10 न्यूटन। क्या होगा बताइए आप ही देखो, ये मैंने एक लिया, यहाँ से मैंने लगाया, यहाँ से लगा, ये देखो आप ऐसे रुकेगा क्या, ऊपर तरफ से ऑटोमेटिक ऐसे लगाएंगे तो घूमने लगेगा, कपल क्रिएट कर जाएगा। क्या हुआ, कपल क्रिएट कर जाएगा। ये क्या, रोटेशन करने लगेगा, कपल हो जाएगा, तो ये कपल क्रिएट लगता है। शेयर फोर्स बिल्कुल नहीं, रिजल्टेंट हो ही नहीं सकता, इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट होगा ही नहीं, तो कपल हो जाएगा। समझ आया। 2019 का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो आप देखोगे ना 90% क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होता है, कुछ क्वेश्चन रहता था वही में मेरिट निकलता है, और जिसमें मैं टाइम देता हूँ। आप लोग लगातार टाइम बहुत देते हैं। देखो डियर, जहां टाइम, मुझे पता है ना कि कहाँ आप लोगों को समझाना चाहिए, कहाँ नहीं समझाना चाहिए। बच्चा पता है mm से लेकर जो कन्वर्ट हम लोग करते हैं ना मीटर में, यहाँ लड़का कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है, कि भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ करेंगे, 10 मतलब डिवाइड करेंगे या इंटू करेंगे। यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत कर जाता है। सिंपल जो डिवाइड वगैरह करता है वहाँ लड़का कंफ्यूजन कर देता है। तो उस सभी चीज़ को समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये सब तो स्टेटमेंट बेस आप देख सकते हो। मुझे लग रहा है 10 मिनट में एक क्वेश्चन बनाएंगे, और बाकी 10 मिनट में अभी तक 10 क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। फिर 2014 का अधिकतर देख रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो फिर से एक इजी क्वेश्चन आके रेडी है, मुझे पता है इजी ही होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ से 2-3 चीज आपको पता होना चाहिए। क्या क्या, मैं आप लोगों को देखो एक्स्ट्रा चीज में बताता हूँ जो आपसे पूछा जाता है, याद आ गया। एक टॉर्क आपको पूछा जाएगा, एक फोर्स पूछा जाएगा, और एक आपको एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। क्योंकि सब जो है ना आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तीनों चीज पता होना चाहिए, तब जाके आप पता कर पाओगे कि क्या होता है। तो इससे आप लोग आंसर तब तक करिए। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपसे बोले कि टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क डियर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। क्या मैंने कहा, ये लिख लेना आप लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अगर आप बोलेगा फोर्स क्या होता है सर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं आप लोग बताऊंगा भी कि क्यों होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओनली, मोमेंट नहीं, क्योंकि मोमेंट कब क्रिएट होगा, जब टॉर्क लगेगा, रोटेशन होता है, इसलिए मोमेंटम। इसमें सिर्फ मोमेंटम मतलब P वाला, P = mv वाला। आपको पता नहीं, यहीं से निकलता है मेरा फोर्स F = m × a। मैं आप लोगों को प्रूव करके भी बताऊंगा। लेकिन चूंकि वहां पे मोमेंट क्रिएट होता है ना, देखो ध्यान देना, लड़का कंफ्यूज कहां कर जाता है। टॉर्क आपको पता है, टॉर्क क्या होता है, जो रोटेट करता है, जैसे आप दरवाजा खोलते हो वो टॉर्क जैसा करता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्रिएट होता है मेरा मोमेंट। अभी जस्ट मैंने कहा था ना, मोमेंट क्या होता है, ये बार है और इधर से एक फोर्स लगा F, इधर से एक लगा फोर्स F, तो ये मोमेंट क्रिएट हो गया, कपल क्रिएट हो गया, कपल मोमेंट, समझ आया, रोटेशन के चलते। तो टॉर्क माने रोटेट हो रहा है, तो हमें मोमेंटम होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब P का बात किया, m × v का, फोर्स × वेलोसिटी का। तो भाई कोई बॉडी फोर्स लगता है तो वेलोसिटी तो होगा ही, समझ आया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, ये भी होता है, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूं, ठीक है, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, हम लोग लिखते क्या है, एक्सेलरेशन = dv/dt।
है ना, dv बाई dt या फिर t, और ये बेसिकली dv क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 टाइम के रिस्पेक्ट में कितना मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। कोई बॉडी यहाँ पे था, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, पहले 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, अचानक बढ़ा दी 40 किलोमीटर के हिसाब से, तो आप देखोगे भाई एक सेकंड में, मतलब आप मान लो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो लड़का देखा, फिर गाड़ी उधर बढ़ा, फिर देखा अरे स्पीड हो गया वो, आप देखा वो टाइम के बेसिस पे आपको कंपेयर कर रहा है ना, कि भाई 3 मिनट 4 सेकंड में 20 किलोमीटर के चला रहा था, अचानक 2 सेकंड के बाद देखे 3 मिनट, मान लो 3 मिनट 20 सेकंड में, तो 3 मिनट 31 सेकंड में वो 40 किलोमीटर हो गया, 20 से 40 हो गया, तो वो बताता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे फोर्स का, तो ये कहाँ से निकलता है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। आप लोगों को पता है फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यही एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इसको मैं फिर बोल सकता हूँ एम इंटू, मैंने अभी समझाया था कि कर सकता हूँ क्या, dv बाई dt, और यहाँ देखो मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी, ये क्या होता है, मोमेंट होता है, मोमेंटम, यानी कि चेंज इंटू मोमेंटम बाई टाइम। तो देखो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया ना, dp बाई dt, यानी p क्या हो जाता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया dp बाई dt, यही तो निकला मेरा, f इक्वल टू ये निकला, f इक्वल टू दिस मच, तो हो गया, और बाकी मोमेंटम तो हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, खाली इससे पकड़ना, मोमेंट से पकड़ना, इसे बिल्कुल कंफ्यूज होना, ओनली मोमेंटम तो फोर्स, ठीक है, ओनली मोमेंटम तो फोर्स, मोमेंट कर रहा है, कपल और मोमेंट वाला मोमेंट, तो यहाँ से पकड़ लेना, टॉर्क का यहाँ पे बात कर रहा है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, मेरे से भी ज़्यादा तेज हो गए होंगे इस कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आ गया मेरा थर्ड चैप्टर, फ्रिक्शन। मैंने इसीलिए कहा था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आइडिया पता चलेगा। देखो कितना पूछा गया यहाँ से सर, यहाँ से आई थिंक 2 ही क्वेश्चन था ना हम लोग का, एक सेकंड में देख लेता हूँ, आई थिंक 2 ही क्वेश्चन था, मोमेंटम कपल से 1, 2 और तीसरा में ये आ गया, ओनली 2 क्वेश्चन, देयर इज ओनली 2 क्वेश्चन इन लास्ट 16 ईयर। तो क्या आपको पता चला, मैं थोड़ा सा ना इसको मिटा के अच्छा से लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, हमको तो याद रहेगा नहीं, है ना, आप लोग को भी याद नहीं रहेगा। तो फाइनल जब पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे आ गया मेरा 31 क्वेश्चन, ठीक है, एंड इससे हो गया मेरा 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो क्या पता चला कि सर जी मेरा फोर्स एंड फोर्स सिस्टम बहुत जरूरी है, उस चैप्टर को ना एकदम खा जाना है। जब थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि आप देख सकते हो मोमेंट एंड कपल से ओनली 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी बेसिक, मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, मोमेंट कहाँ क्रिएट होता है, इसी तरह का। अगर न्यूमेरिकल में पूछेगा वो तो बेसिक पूछेगा। अब हम लोग चलेंगे फ्रिक्शन की ओर। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि लास्ट 16 साल में 2 क्वेश्चन ओनली पूछा गया है, वो भी एक बार 2004 में, एक बार 7 में, अभी पूछा ही नहीं गया। तो इस चैप्टर में क्यों पढ़ोगे, जबकि टफ चैप्टर है, ये प्रीटी टफ चैप्टर है, लेकिन एसएससी जी के टर्म में इंपॉर्टेंट नहीं है, भले अदर के लिए रहे अदर बात है। क्योंकि हम लोग देखें कि सर 16 साल 2007 से लेकर 2021 में 2 क्वेश्चन ही पूछा गया है, इजंट इट। और मैं एक भी क्वेश्चन को नहीं लिया हूँ, यहाँ पे छोड़ा हूँ, एक भी क्वेश्चन को नहीं लिया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर एक क्वेश्चन को लिया गया है जितना भी है। चलिए अब हम लोग फ्रिक्शन करेंगे और अगला चैप्टर में फ्रिक्शन करेंगे, ठीक। तो आई होप सो आप लोगों को क्लास सही लगा होगा। एंड इसके अलावे अगर आपको फ्री क्लासेस पढ़ना थ्योरी वाला भी, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं कहां पे आप लोग को मिलेगा। जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू समथिंग, ताकि ये भी आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप जाओ आप हमारे चैनल पे, जैसे चैनल में क्लिक करते हो सब्सक्राइब करने के बाद, पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। एंड आप जाना, अंदर जाने के बाद प्लेलिस्ट मिलेगा। जैसा प्लेलिस्ट में जाते हो, ठीक है, जब आप कहाँ जाते हो, प्लेलिस्ट में जाते हो, तो प्लेलिस्ट जाने के बाद देख सकते हो सिविल का श्योर सिलेक्शन बैच और मैकेनिकल का श्योर सिलेक्शन बैच, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास अभी चल रहा है। इसमें हम लोग थ्योरी बता रहे हैं, और मैं सबसे पहले जो है ना मैकेनिक्स को भी स्टार्ट करूंगा इसके साथ ही, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सब चीज़ लेके चलूंगा ताकि आप लोगों को मजा आएगा। एसएससी जे का गाइडेंस सीरीज भी आ गया है, जिसमें 12 वीडियो आ चुका है। इसमें हर चीज़ में आप लोगों को बता दिया हूँ, हर चीज, सिलेबस एसएससी का क्या रहता है, प्रीवियस ईयर का कटअप क्या रहता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोटिफिकेशन के बारे में, इसके अलावा सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन क्या मिलता है, एसएससी जे वर्सेस आरआरबी जे में क्या डिफरेंस होता है, ननटेक का सिलेबस कैसा होता है, ननटेक का सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहता है, रीजनिंग का कौन सा बेस्ट बुक क्या होगा, टेक्निकल का, ननटेक का, जीएस का, रीजनिंग का, टेक्निकल का, वर्कबुक कौन सा लगाएं, सब चीज बता दिए। तो गाइडेंस सीरीज में जाके देखो, आप लोग को पूरा प्रॉपर गाइड मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी जे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन तो आप देख ही सकते हो, 4 वीडियो अभी तक बन चुका है, अभी आप देख रहे हो 3 तक, तो जाओ वहां जाकर सारे वीडियोस को देखो 1 बाय करके, ठीक है, ये चीज है। एंड इसके अलावे
यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली गाइडेंस सीरीज में जो जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि डबल वैकेंसी कितना वैकेंसी आएगा, सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है, कटअप कितना गया लास्ट 5 साल में, एसएससी जे आरआरबी जे में क्या डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, बेस्ड बुक, जीएस एंड जीके का क्या होता है सिलेबस, रीजनिंग का क्या सिलेबस, सब चीज़ बता दिए हैं, वेटेज भी बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी जेई का, आप पूरा हीरो से लेकर जीरो, मतलब जीरो से मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो से हीरो बनना चाहते हो, ठीक है, यानी बेसिक से मैं बताऊंगा और आप लोग को हीरो बना दूंगा। आप देख ही रहो पढ़ाने का तरीका, मैं इसी तरह एकदम रूट में चलूंगा, एकदम अच्छी चीज़। और एक चीज़, क्लासेस में जो पढ़ाऊंगा ना, प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ाएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं कोई भी चीज़ जो बताता ना फील करके, ये देख सकते हो एक बॉडी है, ये आप लोग को समझाने के लिए कि बेसिकली एक्सिस होता है, कैसे मोमेंट क्रिएट होता है, ठीक है, कैसे फोर्स टेम्प आपका लगता है, कंप्रेशन, टेंसाइल, बॉडी डायग्राम समझाने के लिए मैं इस तरह का हजारों चीज़ लिया हूँ। जो भी चीज़ जब आप लोग को पढ़ाएंगे आईसी इंजन वगैरह, तो मैं लाया हूँ, मैं यहाँ पे अभी तो नहीं मेरे पास, लेकिन आईसी इंजन का पार्ट लाया हूँ, कैसे शाफ्ट काम करता है, कैसे कनेक्टिंग रड रहता, पिस्टन रहता, सिलेंडर रहता, वो चीज़ को आपको दिखाऊंगा, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप जाके एसएससी जेई का जो आपके ऑल स्टेट लेवल एजे में भी काम करेगा, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का कोर्स ले सकते हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं इंडिया में वो कोर्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कोई और नहीं करता है, एक बहुत ही सबसे कम मिनिमम फी में। क्या क्या मिलेगा यहाँ आपको, पहली बात प्री एंड मेंस का आपको टेक्निकल मिल जाएगा, नॉन टेक्निकल में सब मिल जाएगा, रीजनिंग रहे या आपका साइंस रहे, ठीक है, रीजनिंग रहता है, साइंस रहता है, जीके रहता है एंड करंट अफेयर, वो सब मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावे 25,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन में लाया हूँ, जिसमें एसएससी जेई का रहेगा, है ना, आरआरबी जेई का रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन आरआरबी जेई का। इसके अलावा जो गेट का होता है, गेट का एंड पीएसयू का एंड आईएएस का, ये सभी का वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि आप देखते हो कि लगभग 30 नंबर जो है एसएससी जेई एंड आरआरबी और ये सब का कॉपी पेस्ट रहता है एसएससी जेई में। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं बच्चा, अब ये एक अलग कोर्स भी है, अगर आप कहीं से पेड कोर्स ले लिए हो तो यहाँ पे देखना, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो 3rd नंबर, है ना, 4th नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। पहला एसएससी जेई आरआरबी जेई का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन विद डीप एक्सप्लेनेशन, फोटो के साथ, फिगर के साथ। इसके अलावा जो भी पीसीएस में और पीएसयू में क्वेश्चन पूछा गया उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, गेट एंड ईएससी का वन लाइनर क्वेश्चन, और जितने भी हम लोग को मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, जैसे आप देख सकते हो कि जैसे सिविल है या मैकेनिकल, सबका मैं बात कर रहा हूँ, या सिविल का लिया हूँ, सिमिलरली मैकेनिकल का भी सेम ही चीज़ है, सेम ही है। तो मैकेनिकल का जितना स्टैंडर्ड बुक होता है, ठीक है, सोम का, टॉम का, थर्मो का, उन सभी का जो उसमें क्वेश्चन दिया गया उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये सब मिला के गेट, ईएससी, एसएससी जेई, आरआरबी जेई स्टैंडर्ड बुक एंड आपका पीसीएस का सबका मिला के 25,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन आप लोग को मिल रहा है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट में, इस कोर्स को अगर आप लेते हो तो। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, 500 प्लस 8 घंटा का आपको लेक्चर मिलने वाला है, टेस्ट भी यहाँ पे आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग को फ्री में मिल जाएगा, पीडीएफ मिल ही जाएगा, गाइड किया जाएगा, डेली, वीकली और मंथली आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। वैलिडिटी आपको अभी 1 साल है, लेकिन आपको लोग अगर जल्दी ले लेते हो सब्सक्रिप्शन फर्स्ट 500 स्टूडेंट, तो आप लोग को यहाँ पे 1.5 साल का जो है वो मैं एक्स्ट्रा 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग को दिलवा दूंगा, ठीक है। तो जाइए फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपना पढ़ाई को स्टार्ट करिए, इजंट इट। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन हो गया है तो आप लोग ये जरूर ले लेना, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, पीएसयू का, गेट एंड ईएससी का एंड स्टैंडर्ड बुक का सॉल्यूशन, जिसमें 25,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन है, वो आपको फाइनल टाइम में प्रिपरेशन करने का बहुत हेल्प करेगा। वो बच्चा अगर कहीं से भी पढ़ रहा है, कहीं से भी तैयारी कर लिया, तो यहाँ से जरूर करना, आप देखिएगा बहुत हेल्प करेगा। 25 से 30-40 नंबर यहाँ से भी आता है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आई होप सो आप लोगों को क्लास सही लगा हो। इसके अलावा हम लोग आरआरबी जेई का भी आप लोग को मिल सकता है, अगर आप आरआरबी जेई का तैयारी कर रहे हो। सिविल का तो प्रीलिम्स का, मेंस का भी आपको पेपर मिल जाएगा, टेक्निकल का, टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी मिल जाएगा। और आप जैसे मैंने कहा, इसमें भी आपको गेट, ईएससी, वन लाइनर, पीएससी, एसएससी जेई, आरआरबी जेई का टेस्ट सीरीज भी इसमें आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा एंड आपको 1.5 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। सिविल का भी है, मैकेनिकल का भी है एंड आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी आप लोग को मिल जाएगा, तो जाके परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई बच्चा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तैयारी कर रहा है तो उसका भी प्री, मेंस, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल विथ टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन जो 25,000 प्लस मिल रहा है वो सबको मिलेगा इस कोर्स में ही। अगर आप कोर्स के अलावा लेना चाहोगे तो अलग फी है, लेकिन इसमें इंक्लूड करके आपको दे रहे हैं। और टेस्ट सीरीज भी अलग है, लेकिन आप इसमें लेते हो तो टेस्ट सीरीज भी फ्री, 25,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी फ्री,
PDF भी फ्री, एंड आपको डेली मंथली जो आपको क्विज मिलेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्रॉपर गाइड किया जाएगा, तो इसमें भी आपका सिविल का भी है, मैकेनिकल का भी है, एंड आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का कोर्स आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप होगा इन्फिनिटी एजुकेशन, जाइए उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हो, सारे डिटेल को पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर नीचे में एक नंबर होगा, उसके थ्रू भी आप कोर्स के बारे में डिटेल पता कर सकते हो। चलिए डियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और जरूर आप लोग रिप्लाई करिए, आप लोग कमेंट वगैरह करते नहीं हो कि क्लास कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन में डाउट रहे वो मुझसे पूछिए। अगर और भी कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसी बेसिस से मैं मतलब यूटिलाइज करता हूं, आप लोगों को समझाता हूं। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।